नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के देसी वित्तीय दिग्गज हो या वैश्विक धमक दमक वाले अर्थशास्त्री, कारोबारी और निवेशक, सभी इस समय सस्पेंस में है, इसलिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हंगामा किया हुआ है। सवाल है, पहले रघुराम राजन और फिर अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ यदि डॉक्टर स्वामी ने हल्ला किया है तो ये उनका निज एजेंडा है या मोदी सरकार में कोई नया आर्थिक ताना बाना बन रहा है। डॉक्टर स्वामी ने रघुराम राजन के खिलाफ जब मुहिम छेड़ी थी तो किसी को भरोसा नहीं था कि राजन रिजर्व बैंक छोड़कर जा सकते हैं, पर रघुराम राजन ने खुद तौबा की। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी या वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रघुराम राजन में ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे उन्हें रोका जाता। यह अपने आप में बड़ी बात है। रघुराम राजन सफल, खुददार और संस्था की धमक बनवाने वाले गवर्नर माने गए हैं। सो यदि सरकार ने उनसे ज्यादा नामी, धमकदार गवर्नर नहीं बनाया तो यह धारणा पुख्ता होगी कि मोदी सरकार को बोने चाहिए, न कि बड़े और धमकदार लोग। राजन का मामला खत्म नहीं हुआ कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के पीछे डॉक्टर स्वामी पड़ गए। उनकी भारत निष्ठा के सवाल उठाते हुए उन्हें कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बताया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डॉक्टर स्वामी की मुहिम समझ में आती है, मगर पेशेवर काबिल बौद्धिक अर्थशास्त्रियों को डॉक्टर स्वामी का बदनाम करना बेसिर पैर वाली बात है। इसके दो ही अर्थ है, डॉक्टर स्वामी किसी निज एजेंडे में काम कर रहे हैं या मोदी सरकार के आर्थिक वित्तीय प्रबंधन की टीम फेरबदल के दौर में है। प्रधानमंत्री अपने मनमाफिक टीम बनाए, इसमें हर्ज नहीं है। आखिर उन्हें ही आर्थिकी को लेकर नतीजे देने हैं, मगर इसमें रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम की बदनामी की आखिर क्या जरूरत है? इससे क्या सरकार की छाप खराब नहीं छूटेगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की टीम के सभी रहनुमा इन दिनों हैरान परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कब तब्दीली होगी और उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस में एक के बाद एक पुराने रहनुमाओं को एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसे में नए रहनुमाओं के लिए कोई अहम जिम्मेदारी नहीं बचती है। राहुल अगर सदर बनते हैं तो अपने 3 करीबी रहनुमाओं में से किसी एक को अपना सियासी सेक्रेटरी मुंतखब करेंगे। कांग्रेस मीडिया महकमे के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला, साबिक IAS अफसर के राजू और साबिक मरकजी वजीर भंवर जितेंद्र सिंह इस ओहदे के दावेदार हैं। इसी तरह कांग्रेस के मीडिया महकमे पर अजय माकन से लेकर जयराम रमेश तक की नजर है। ऐसे में राहुल के लिए इन 5 रहनुमाओं को एडजस्ट करना आसान नहीं होगा। सवाल है कि क्या इनमें से 3 रहनुमाओं को जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है? अभी 10 जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। इनमें से कमलनाथ हाल ही में जनरल सेक्रेटरी बने हैं और मधुसूदन मिस्त्री का चार्ज गुज़िश्ता दिनों बदला है। गुरुदास कामत बड़ी ही आजिजी के बाद इस्तीफा वापस लेकर पार्टी में लौटे हैं, इसलिए ये तीनों जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे। इनके अलावा दिग्विजय सिंह, CP जोशी और अंबिका सोनी के भी जनरल सेक्रेटरी बने रहने के इम्कानात हैं। कुल मिलाकर BK हरिप्रसाद, मोहन प्रकाश, जनार्दन द्विवेदी और मुकुल वासनिक पर खतरा नजर आ रहा है। लेकिन राहुल के करीबियों की तादाद काफी ज्यादा है। राजू, सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र, माकन और रमेश के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, मीनाक्षी नटराजन, राजीव साटव और रंजीता रंजन जैसे तकरीबन 1 दर्जन रहनुमा तंजीम में लिए जाने की उम्मीद में हैं। कांग्रेस तंजीम में जल्द ही रद्द-बदल होने वाला है। बाखबर जराये का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी पुरानी फहरिस्त को खारिज कर दिया है। 6 महीने पहले राहुल की टीम ने तंजीम का खाका तैयार किया था। उसके मुताबिक पार्टी के आधे से ज्यादा जनरल सेक्रेटरीज हटाए जाने वाले थे और उनकी जगह नौजवान रहनुमाओं को जिम्मेदारी मिलने वाली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुराने जनरल सेक्रेटरीज में से आधे से ज्यादा बने रहेंगे। कांग्रेस की तंजीम में 2 सबसे अहम जिम्मेदारियों को बदले जाने की बहस है। राहुल के करीबी मिलिंद देवड़ा पार्टी ट्रेजरार के दावेदार बताए जा रहे हैं, तो
अजय माकन और जयराम रमेश मीडिया महकमे का इंचार्ज लेना चाहते हैं। तंजीम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जनार्दन द्विवेदी काम कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस की इंतखाबी अथॉरिटी का जिम्मा मिलने के बाद कहा जा रहा है कि उनको तंजीम का भी इंचार्ज बनाया जा सकता है। कांग्रेस के बाखबर जराये के मुताबिक राहुल गांधी की टीम के 2 या 3 जनरल सेक्रेटरीज बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बड़ी तब्दीली सेक्रेटरीज की फहरिस्त में होगी। अभी पार्टी के 38 सेक्रेटरीज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा पूरी तरह से सरगर्म नहीं रहते हैं। इसलिए या तो इनकी तादाद कम की जा सकती है या इन्हें हटाकर नए सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। राहुल के कुछ करीबी रहनुमाओं को सूबों में सदर बनाकर भी भेजा जा सकता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना के हुए इजलास में 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को मंजूर करते हुए इसे नाफिज करने का फैसला किया गया। 7वें पे कमीशन की सिफारिशात नाफिज होने के बाद मरकजी मुलाजमीन की तनख्वाह में 23% से ज्यादा का इजाफा होगा। काबीना के इस फैसले के बाद मरकजी हुकूमत के तकरीबन 50 लाख मुलाजमीन की तनख्वाह में और 58 लाख पेंशन हासिल करने वालों की अदायगी में इजाफा होगा। ये बढ़ी हुई तनख्वाह 1 जनवरी 2016 से नाफिज होगी। अब तकरीबन 15 से 25 दिनों में सभी महकमे अपने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाली तनख्वाह में पूरा एरियर और बढ़ी हुई तनख्वाह दे दी जाएगी। वजीर खजाना अरुण जेटली ने एक बयान देकर सरकारी मुलाजमीन और अफसरों को मुबारकबाद दी है। जेटली ने इस इजाफे को तारीखी करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि ऐवान का मानसूनी इजलास 18 जुलाई से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। हुकूमत ने कहा कि ऐवान के मानसूनी इजलास में जीएसटी बिल को पास कराने के लिए उसके पास मुकम्मल हिमायत है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में हुए पार्लियामानी मामलों की काबीनी कमेटी के इजलास में मानसूनी इजलास के लिए प्रोग्राम तय किया गया। मरकजी वजीर पार्लियामानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने बताया कि मानसूनी इजलास जरूरत के मुताबिक 2-3 दिन बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इस इजलास में फिलहाल काम करने के 20 रोज होंगे। नायडू ने कहा कि जीएसटी मुल्क के बड़े मफाद में है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुकम्मल हिमायत है और जीएसटी के लिए हमारे पास मुकम्मल वोट है, लेकिन हम सभी जमातों की रजामंदी चाहेंगे, क्योंकि इसका असर रियासतों पर होगा। बीजेपी को अपने बयानात से परेशान करने वाले पार्टी के ऐवान बाला के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आज कहा कि वो पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि पब्लिसिटी उनके पीछे भागती है। गौरतलब है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में स्वामी को बिना नाम लिए खरी खरी सुनाई थी। वजीर आजम मोदी ने कहा था कि अगर कोई पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहा है तो ये गलत है। स्वामी ने आज ट्वीट करके वजीर आजम मोदी पर पलटवार किया। स्वामी ने कहा कि वो पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागते, बल्कि पब्लिसिटी उनके पीछे भागती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह ट्वीट करके ये भी कहा कि एक नई परेशानी, जब पब्लिसिटी को मुसलसल किसी सियासतदान की जरूरत होती है। 30 ऑबी वैन मेरे घर के बाहर है। चैनलों और मीडिया हाउस से 200 से जायद मिस्ड कॉल हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर व दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सियासी जमातों पर जमकर निशाना साधा है। गोवा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर गोवा डायलॉग्स के तौर पर आपने आज पणजी में दूसरा इजलास किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में सेक्स टूरिज्म और ड्रग्स को सियासी तहफ्फुज मिला हुआ है और इसकी वजह से इस सूबे की छवि खराब हो रही है। केजरीवाल ने पणजी में छोटे होटल वालों और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत के दौरान कहा कि गोवा का टूरिज्म सेक्स के इल्जामात और ड्रग्स की वजह से बदनाम हो रहा है। इसे रोका इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सियासी जमातें इसी बातों को तहफ्फुज दे रही है। गौरतलब है कि आइंदा साल गोवा में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद रघुराम राजन मामले में सरकार की जल्द की सोच पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते हुए भी रघुराम राजन की जरूरत समझी उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर बैठाया। इसका अर्थ है कि देश के वित्तीय आर्थिक प्रबंधन में बौने लोगों से काम नहीं चल सकता। धाकड़, ईमानदार, पेशेवर अर्थशास्त्रियों की जरूरत होती है। तब रघुराम राजन अरविंद सुब्रमण्यम को लेकर बना हल्ला क्या बताता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, पहले कभी आर्थिक गतिविधियों में, देश की आर्थिक दशा दिशा में ये चर्चा नहीं हुई कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन रहता है, कौन नहीं रहे, या आर्थिक सलाहकार है, उनको रखा जाए न रखा जाए?
इन दोनों बातों, रघुराम राजन या अरविंद सुब्रमण्यम को लेकर जो विवाद और बहस हो रही है, क्या ये कुछ अजीब सी बात नहीं? क्योंकि कुल मिलाकर आर्थिकी तो प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और वित्त मंत्री यही संभालते रहे। ये इस बार उससे ट्रैक से हटकर अलग क्यों चर्चा हो रही है? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। ये 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से आर्थिक नीतियों के निर्माण में कौन व्यक्ति है और उसकी पहचान क्या है आर्थिकी के मामले में, सोच के मामले में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आपको ध्यान होगा कि पहली बार जब मनमोहन सिंह को बनाया गया वित्त मंत्री बनाया गया, कोई राजनेता नहीं थे, नहीं तो वही बिल्कुल एक तरह से टेक्नोक्रेट को लाकर के वित्त मंत्री बनाया गया। और भारत जिस तरह के आर्थिक संकट में था, IMF के साथ कंडीशनलिटीज के रूप में ये माना जाता है कि IMF ने एक कहा कि अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ेगा इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो हमारे हिसाब से जो कंडीशनलिटीज है उनको फॉलो करे। तो आप देखिए कि उस समय से जो पूरी खुली प्रक्रिया शुरू हुई। नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद अर्थशास्त्री है, खुद जाने पीछे दुनिया देखी हुई है पूरी, उनको वो इसको फिर पॉलिटिक्स के अंदर में नहीं ले रहे, वो तो आर्थिक हिसाब से लेने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है उसमें पॉलिटिक्स वो ज्यादा कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनका कोई विरोध नहीं है। आप जैसे देखिए, ये तो सुर, इस तरह के जो सुर थे, जो जिस स्टैंड से वो बात कह रहे हैं, ये सुर पिछले एनडीए सरकार के समय में भी थी, स्वदेशी जागरण मंच की तरह के। तो वो सुर आज भी हैं। खास करके माना जाता है कि सरकार के अंदर एक हिस्सा, खास करके आरएसएस, इसको लेकर के बहुत ज्यादा असहज है कि जिस तरह से हम खुला एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, लिबरलाइजेशन जितने बड़े पैमाने पर जितनी तेजी से हो रहा है। तो लेकिन अब सवाल यह है कि 1991 से जो प्रक्रिया शुरू हुई और ये 25वां साल है संयोग से, तो इस रजत जयंती वर्ष में ये बात तो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ये एक रिवॉल्विंग डोर है। कौशिक बसु यहां इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हैं, यहां से जब छटते हैं तो विश्व बैंक में जाकर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसके हो जाते हैं। आज यहां से रघुराम राजन जाएंगे, वहां IMF में और वर्ल्ड बैंक में किसी संस्था में बैठ जाएंगे। तो ये तो एक प्रोसेस चल रही है जिसके जरिए एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में खास करके इस तरह के इंस्टीट्यूशन का, रेटिंग एजेंसी का, FIIs का, जिसका विश्वास है, क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमी में और उसके सेंटिमेंट को क्रिएट करने में लेकिन फिर इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब रुपया बहुत तेजी से गिर रहा था तब उस समय रघुराम राजन को लाया गया रिजर्व बैंक में, तो उससे एक स्टेबिलिटी आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो व्यक्तियों का महत्व है, लेकिन मेरा कहना है कि रघुराम राजन रहें या आए जाएं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मुख्य है, फंडामेंटल्स मुख्य है, वो उसमें कोई चेंज, वो कंटिन्यूटी, उसमें कोई चेंज नहीं है। 25 साल में चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो, यहां तक कि नेशनल फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकार, उसमें भी आप याद रखिए चिदंबरम थे और ड्रीम बजट उसमें लाया गया था। तो वो सारी कंटिन्यूटी है और इसलिए इसको लेकर के मुझे लगता है कि ये व्यक्तियों का झगड़ा ज्यादा बन गया है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।